अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं कैफ 7 कंपनी लॉ का। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने लेक्चर सुन लिए होंगे। ढीले नहीं पड़ना भाई। अभी स्टार्ट में हम ऑब्वियसली ज़रा स्लो चल रहे हैं, बाकी आप लोगों को फिर पता है कि आगे जाके किस तरह होना है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, किताबें ले लें, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा 10-15 मिनट डेली के दे दिया करें, चाहे इसको भी जब आगे जाके ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। छोटा सा सिलेबस है, अगर आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो ये आपको भी इस तरह नज़रअंदाज करेगा जिस तरह आपके एक्स ने आपको किया है। तो इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको लेकर चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, कल हमने जो थोड़ा सा डिस्कस किया उसको मैं ज़रा रीकैप करवा दूँ। हमने कल डिस्कस किया है कि जी पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ठीक है। हमने सिंपल कहा कि जी प्राइवेट कंपनी के अंदर आर्टिकल्स के अंदर उसके ये याद रखना है, मेमोरेंडम में नहीं, कहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर 3 बातें लिख दी जाती हैं कि हमारे 2 से लेकर 50 तक मैक्सिमम मेंबर्स होंगे। हमारे जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या रिस्ट्रिक्शन होती है। हमने मना कर दिया कि भाई आप किसी भी तरह की पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, इनविटेशन नहीं दे सकते शेयर्स या डिबेंचर्स का। अगर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं आपके आर्टिकल्स में तो आप क्या हैं, एक प्राइवेट कंपनी है। अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं है आपके आर्टिकल्स में तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसका मतलब आप क्या है, यू आर अ पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है जी। अच्छा, देन हमने देखा कि क्या हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी होती है, क्या हर पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड ही होती है? बिल्कुल नहीं है। वो कंपनी जो जनरल पब्लिक को, पूरी दुनिया को शेयर्स या डिबेंचर्स अपने ऑफर करना चाह रही है, जिनको कि हम सिक्योरिटीज बोलते हैं इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हैं कि भाई यार हमें लिस्ट करें, हम पूरी दुनिया को बेचना चाह रहे हैं अपने शेयर्स या डिबेंचर्स। वो लिस्टेड कंपनीज बन जाती हैं। और जो अभी नहीं जाते शेयर्स अपने पूरी दुनिया को बेचने के लिए, या डिबेंचर्स सारे लोगों को नहीं बेचना चाह रहे पब्लिक को, वो क्या रह जाते हैं, अभी अनलिस्टेड कंपनी रह जाते हैं, ठीक है जी। देन हमने फिर एक और नई बात सीखी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो होती है, हर पब्लिक कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बोलना, बल्कि कई बार तो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक सेक्टर बन सकती है और पब्लिक लिमिटेड भी पब्लिक सेक्टर बन सकती है। लेकिन उसकी क्या है, 6 शराइत हैं, उनमें से कोई भी चीज़ अगर हो जाए तो क्या है, वो बन सकती है। 6 चीज़ें कौन सी थी? अगर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी वट एवर इट इज़, अगर उसको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी कंट्रोल कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो क्या बन गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी उसमें बेनिफिशियल ओनरशिप है, असल में पीछे सारे शेयर्स की ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, या गवर्नमेंट के किसी एजेंसी के पास है, या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास है, वो क्या बन गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनी उसके अंदर 51% से ज़्यादा शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के पास है, या गवर्नमेंट के किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के पास है, वो क्या बन गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी उसके अंदर 51% या इससे ज़्यादा वोटिंग पावर वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है जहाँ पर शेयर्स नहीं है, मतलब है कि गारंटी लिमिटेड कंपनी थी वो भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी, किसी इदारे के पास या स्टैट्यूटरी बॉडी के पास है, तो वो क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। या इनमें से कुछ भी नहीं है लेकिन स्टिल किसी वजह से, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत या किसी लॉ के तहत गवर्नमेंट या उसकी कोई एजेंसी या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उसके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट या नॉमिनेट करती हो, तो फिर भी वो क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर। ये तो सारी 5 चीज़ें होगी भाई आपकी गवर्नमेंट वगैरह के हवाले से। अब छठी चीज़ क्या थी कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लाइसेंस्ड हो अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 बाय एसईसीपी के साथ रजिस्टर्ड हो, वो वाली एनपीओ। हर ट्रस्ट, हर सोसाइटी, हर तरह की चैरिटी, क्लब वगैरह उसकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ जो एसईसीपी के साथ रजिस्टर्ड होकर एनपीओ बनती है वो भी भाई क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, मैंने बस रिकैप करवाना था। आज आ जाए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग कंपनी को जी आमतौर पे हम पेरेंट कंपनी भी बोल देते हैं सही है, वालिद कंपनी है ये, पेरेंट कंपनी बोल दिया जाता है। तो होल्डिंग और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट आज देखते हैं। यहाँ पर भी देखें, पहले तो होल्डिंग की डेफिनेशन बड़ी उसने इंटरेस्टिंग सी की है, तो आप इसको वैसे इग्नोर कर दें। उसने सिंपल कहा कि होल्डिंग कंपनी से मुराद एक ऐसी कंपनी जो किसी और सब्सिडरी की होल्डिंग हो, ठीक है। तो पहले पता तो लगे सब्सिडरी क्या है, फिर जाके पता लगे। तो असल में डेफिनेशन यहाँ पे क्या, सब्सिडरी की है। जैसे पीछे असल डेफिनेशन किसकी थी, प्राइवेट कंपनी की थी। हमने सिंपल लिख दिया कि भाई जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो क्या है, पब्लिक है। यहाँ पर बात हो रही है कि भाई सब्सिडरी की जो होल्डिंग होगी उसको होल्डिंग बोलना है, तो पहले सब्सिडरी तो देख लेना वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, ठीक है।
सब्सिडियरी कंपनी से मुराद है जी कंपनी, और सब्सिडियरी भी इसको वर्ड बोल दिया जाता है इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। अब एनी अदर कंपनी से मुराद के अगर मैं सब्सिडरी हूँ तो जिसके रिलेशन में मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी क्या है, पेरेंट कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है, वो मेरी होल्डिंग है, मैं उसकी क्या हूँ, सब्सिडरी हूँ। मैं कब उसकी सब्सिडरी बनूंगा उसको देख लेते हैं। उसने कहा मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ठीक है देखें इधर ज़रा बना लेते हैं, एक है जी कंपनी एच और एक है जी कंपनी एस। एच से मुराद होल्डिंग कंपनी, एस से मुराद सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। ये कब उसकी सब्सिडरी कहलाएगी, दो कंपनियां अभी हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। एक कंपनी का नाम एस है, एक कंपनी का नाम एच है। हमें नहीं पता कि होल्डिंग कौन है, सब्सिडरी है कौन है भी या नहीं, कोई ताल्लुक भी है नहीं। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आए। पहली डेफिनेशन का पार्ट क्या है कि इन विच दिस कंपनी होल्ड्स द कंपोजिशन, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड से मुराद क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लिख लें ऊपर BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें। अगर तो भाई ये वाली जो कंपनी है इसके BOD को कंपोज मतलब बनाती हो, मतलब चूज करती हो कि यार ये 5-7 बंदे जो हैं ये फलां डायरेक्टर हैं, ये मैं चूज करूंगा, ठीक है। अगर तो ये कंपनी इस कंपनी के डायरेक्टर्स को चूज करती है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के डायरेक्टर्स को चूज करती है, तो ये क्या बन गई, उसकी सब्सिडरी बन गई, ठीक है। फिलहाल इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी वर्ड अभी नहीं हमने यूज, हमने कहा एक कंपनी एच है, कंपनी एस है। अगर एच कंपनी एस कंपनी के डायरेक्टर्स को चूज करती है, ठीक है, मेजोरिटी को, कंट्रोल से मुराद क्या होता है, मेजोरिटी। नीचे आ जाए पॉइंट नंबर, आप सेकंड पॉइंट पे आ जाएं, सेकंड पॉइंट नीचे वो जो लिखा हुआ है ना 2 रोमन में, वो क्या है, अगर द कंपोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड। कब कहा जाएगा कि इसको दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, बाय एन अदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट्स एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसने कंट्रोल की डेफिनेशन भी बता दी है, क्योंकि ऊपर हमने कहा ना कि भाई अगर एच कंपनी एस कंपनी के बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करेगी, उसने कहा मैं बताता हूं कंट्रोल क्या होता है। ये नहीं कि 10 में से एक बंदा रखा है तो ये कंट्रोल है, 2 रखे तो कंट्रोल नहीं, वो कहता भाई मैं बताता हूं कि एच कंपनी के पास वोटिंग पावर थी इस कंपनी की, एस कंपनी की, उसने उसको इस्तेमाल में लाते हुए मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मिसाल के तौर पे 9 डायरेक्टर्स थे, 9 के 9 डायरेक्टर्स या 9 में से 7 डायरेक्टर्स या 9 में से 5 डायरेक्टर्स, 5 क्या हो गए, मेजॉरिटी, 9 के 9 ये तो वो फुल मेजोरिटी होगी, ठीक है। तो भाई चाहे वो सिंपल मेजोरिटी हो चाहे वो फुल मेजोरिटी हो, मतलब फुल आपके तमाम के तमाम डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकता है। तो ये एस कंपनी को अब हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ व्हाट, होल्डिंग कंपनी। बात आ गई समझ। अगर एच कंपनी एस कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या ऑल डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का इख्तियार रखती है तो हम क्या कहेंगे कि जी एच कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ एस कंपनी, हेंस एस कंपनी इज द सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द एच होल्डिंग कंपनी। क्लियर होगी बात। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो यह था कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, दूसरा या उसने कहा है एक्सरसाइज or controls more than 1/2 of its voting securities either by itself or together with one or more of its subsidiary companies। ये बात समझ लें। उसने कहा कि भाई एस कंपनी के अंदर मोर देन 1/2 से मुराद के 50% से ज्यादा, 50.00001%, ये भी मोर देन वन ही, मोर देन हाफ हो गया ना, ठीक है। मतलब 50% नहीं, 50% से थोड़ा सा ज्यादा। अगर तो एच कंपनी एस कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करती है या कंट्रोल करती है, अगली बात समझें, चाहे डायरेक्टली, मतलब है कि 51 रख लेते हैं समझने के लिए, वैसे 50 से ज़्यादा है, ठीक है, 50.01 भी हो सकता है, हम ये 51 रख लेते हैं। अगर एच कंपनी एस कंपनी के अंदर 51% वोटिंग पावर रखती है तो एस कंपनी एच कंपनी की क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई, और एच कंपनी एस की क्या बन गई, होल्डिंग बन गई। ये तो होगी डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि भाईजान एच कंपनी जो है, इसका ये इधर बना लेते हैं, ये एच है, ये एस है और एक एस एस और है,
ठीक है। एच कंपनी की इसके अंदर है जी 30%। लेकिन ये वाली जो कंपनी थी ना, ये भी क्या थी, सब्सिडरी कंपनी थी एच की। मिसाल के तौर पे इसके अंदर आपके थे 60%। तो क्या ये एस एस जो कंपनी है ये होल्डिंग एच की सब्सिडरी बन गई? ठीक है। लेकिन क्या ये वाली इसकी सब्सिडरी बनी है? अभी तक नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे बोर्ड की कंपोजिशन की बात हो रही है, अभी हम सिर्फ वोटिंग पावर की दे रहे हैं। वोटिंग पावर में हम कहते हैं 50% से ज़्यादा होना चाहिए, इसकी तो सिर्फ 30% है, 30% डायरेक्ट है। लेकिन एसएस की भी इसके अंदर कोई है लेट्स से 40%। टोटल कितनी होगी? 30% एच की डायरेक्ट है, एसएस की वोटिंग पावर कितनी है? 40%। टोटल बिकम्स 70%, विच इज मोर देन 50%। इस वजह से ये एस सब्सिडरी बन गई किसकी? एच की भी। हालांकि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ना होता, इसको हम साइड पे हटा रहे थे, सिर्फ डायरेक्ट ओनरशिप की बात करते, तो एच की कितनी डायरेक्ट ओनरशिप है? ओनली 30%। उस वजह से तो ये इसकी सब्सिडरी नहीं है। लेकिन 30% अपनी है और एच की कोई और सब्सिडरी है एस एस, उसकी भी 40% है इसके अंदर। तो 40 और 30 कितना बन गया भाई? 70% बन गया। ये बात आ गई आपको समझ? और 70% इज वे मोर देन 50%। तो ये एस बी एच की क्या बन गई? आपकी होल्डिंग कंपनी बन गई। क्लियर है जी बात? ये सॉरी, ये एस एच की सब्सिडरी कंपनी बन गई। ठीक है जी। तो अब नीचे एक बात है, हाउ एवर सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे बी नोटिफाइड। वो कहता है कि लेकिन अगर हम ये कहेंगे जी ये इसकी सब्सिडरी है, इस तरह भी हो सकता है, ये इसकी सब्सिडरी है, आगे इसकी सब्सिडरी कोई और है, इसकी सब्सिडरी कोई और है, इसकी, यहाँ पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ 50% से ज़्यादा ही है। ठीक है, आगे चलती जा रही है बात। तो असल में पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट कौन है? ये, मतलब ये इसकी सब्सिडरी है, ये इसकी सब्सिडरी है। तो क्या ये इसकी भी सब्सिडरी हुई? बिल्कुल हुई। क्या ये इसकी भी सब्सिडरी हुई? बिल्कुल हुई। अल्टीमेट इसकी है। लेकिन वो कह रहा है जो लेयर्स बन रही है ना, 8-10 आपने बना लिए हैं, हो सकता है कि कानून इसके ऊपर लिमिट लगा दे कि भाई मैक्सिमम 5 तक आप जा सकते। अभी तक कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कानून लगा सकता है, लॉ लगा सकता है कि भाई 5 तक हम जा सकते हैं या 3 तक जा सकते हैं। इससे आगे जाके ब्रेक हो जाएगी चेन, फिर अगले वाले स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात? आपको होपफुली समझ आई है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं अबव मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी के लिए आपने ये जो ऊपर वर्ड टर्म्स यूज हुई हैं उसमें आपने ये वाली टर्म्स लेनी है। कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंपनी रिफर्ड टू इन सब क्लॉज ए और बी इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्या समझे? दोबारा से उसने कहा है कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी, कंपनी को सब्सिडरी कंपनी ही कहा जाएगा इवन इफ द कंपनी रेफर टू इन सब क्लॉज ए, मतलब है कि उसके अंदर किसी और कंपनी के कंपोजिशन, मतलब वो कंट्रोल कंपोजिशन को बोर्ड की वो कोई और कंपनी कर रही है, या किसी और कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, इज ऑफ अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये वाला आ गया भाई। ठीक है, यही वाला लड़ी। दोबारा से देख लें, एच कंपनी है, उसकी एक एस कंपनी के अंदर है 60% शेयर होल्डिंग, एस कंपनी की एस कंपनी के अंदर है 55% शेयर होल्डिंग। अब देखा जाए तो ये जो एस कंपनी है ये किसकी सब्सिडरी है? डायरेक्ट सब्सिडरी ये है एस की। लेकिन वो कह रहा है कि भाई ये जो कंपनी है एच की भी सब्सिडरी है। क्यों? क्योंकि एच की सब्सिडरी है ये वाली। ठीक है, तो ना सिर्फ आपकी डायरेक्ट वाली पेरेंट के आपके अंदर शेयर्स होने से आप उसकी सब्सिडरी बनते हो, बल्कि आपकी पेरेंट का भी अगर कोई पेरेंट है, होल्डिंग है, तो आप उसकी भी क्या बन जाते हो? सब्सिडरी, और वो आपकी क्या बन जाता है? होल्डिंग। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट थी कंपोजिशन, ये हमने कर लिया डिस्कस। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड से मुराद क्या है कि अगर आप मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार रखते हैं। तीसरे नंबर पे द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये वाली बात याद रखनी है। वो कह रहा है कि भाई जब आपने होल्डिंग और सब्सिडरी की बातें करनी है ना, तो सब्सिडरी कंपनी की बात करते हुए सिर्फ कंपनी से मुराद वो वाली डेफिनेशन नहीं आपने लेनी जो कंपनी एज पर
द कंपनीज एक्ट क्या डिफाइन किया हुआ है कि जो कंपनीज एक्ट के अंडर बने या किसी कंपनी लॉ के अंडर बने, यही हमने पढ़ा हुआ है ना। वो कहता है वो बिल्कुल सही है आपकी डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ सब्सिडरी की कैलकुलेशन करते हुए बॉडी कॉर्पोरेट को भी बीच में ले लेना है। ऐसे भी पॉसिबल है कि ये जो एस है ये कोई कंपनी है ही नहीं, मतलब है कि ये लेट्स से स्टेट बैंक तो नहीं, वैसे कोई और कंपनी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब PIA है, रेलवेज है, इस तरह कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है ना, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। ठीक है, अब ये कंपनी नहीं है, सही है, ये क्या है, रेलवेज हो गया, ये सारी क्या है, कंपनीज नहीं है, ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ये भी सब्सिडरी बन सकती है, इसको भी सब्सिडरी आपने कह देना है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन के अंदर वो कह रहा है कि भाई आपने बॉडी कॉर्पोरेट को भी बीच में ले आना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लेयर से मुराद यही वाली, मतलब कि ये कितनी लेयर्स हो सकती हैं, हायरार्की की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरीज और सब्सिडरीज, मतलब है कि इसकी ये सब्सिडरी ये लेयर्स हैं। ठीक है, अगर एक ही सब्सिडरी है बात खत्म है तो 1 लेयर होगी, अगर 2 3 4 हैं तो उतनी लेयर चलती जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो लेयर्स कहाँ तक चल सकती हैं इसके ऊपर कानून लिमिट लगा सकता है, नंबर फिक्स कर सकता है, अभी तक वैसे नहीं किया हुआ। ओके जी, होपफुली बात आपको बड़ी क्लियर होगी इसकी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिल लिमिटेड, H लिमिटेड है, ओन्स 40% वोटिंग सिक्योरिटीज इन स्टोन लिमिटेड। ठीक है जी, यही देख लेते हैं कि दोबारा से बना लेते हैं। H लिमिटेड जो है, हिल लिमिटेड, उसके पास स्टोन लिमिटेड की 40% सिक्योरिटीज हैं। क्या ये स्टोन लिमिटेड H लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई, बनी है कि नहीं बनी? सो तो नहीं गए, ये बताएं भाई, बनी है कि नहीं बनी? 40% सिक्योरिटीज हैं, सिर्फ 50% से कम है, तो इसका मतलब है कि ये उसकी सब्सिडरी नहीं बनी और वो इसकी होल्डिंग नहीं बनी है। क्लियर है बात की? ठीक है, लेकिन अगली बात समझें, क्योंकि ऊपर जाएं जरा दोबारा डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ये थी कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करे और 50% से ज्यादा जो है वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करे। ठीक है, और है या है, ठीक, इन दोनों में से एक भी चीज़ हो सकती है। अच्छा जी, 40% है इसलिए हवाले से तो भाई नहीं हुआ, लेकिन बट हैज़ द पावर टू अपॉइंट और इलेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टेड ड्यू टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। लेकिन भाई कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, बाकी के शेयर होल्डर्स को कुछ खिला पिला के उन्होंने कहा कि यार देखो हमारे पास 40% है, 60% आपके पास है, तो ऑब्वियसली 60% वाला मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा। लेकिन कोई नहीं, हम आपस में कर लेते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ऑब्वियसली, तो जिसके तहत क्या होगा कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो हम चूज किया करेंगे, बेशक हमारे पास 40% शेयर्स हैं। अब ये उनका मामला है, लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आपस में कर लिया है। अब देखें 40% वोटिंग पावर है, लेकिन BOD की मेजॉरिटी ये वाली कंपनीज की कर रही है, तो क्या ये सब्सिडरी बन गई उसकी? बनी है कि नहीं बनी? ऑब्वियसली बन गई। ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक भी बात टिक हो गई तो वो बन जाती है। आगे बात वो कह रहे हैं, नाउ इफ स्टोन लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ स्टाइलिश स्टोन्स लिमिटेड। लो जी, स्टोन लिमिटेड की भाई आगे कोई सब्सिडरी आ गई है, ठीक है, स्टाइलिश स्टोन्स है, वो स्टोन लिमिटेड की कंपनी है, ड्यू टू ओनिंग 80% ऑफ वोटिंग पावर, इसके अंदर इसके 80% है। स्टाइलिश स्टोन्स SS किसकी सब्सिडरी है? S की, और S किसकी सब्सिडरी है? H की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये पोता हो गया, ये अब्बा जी हो गए, और ये कौन हो गए? दादाजी हो गए। ठीक है, पोता साहब जो हैं इनके ऊपर अब्बा जी आ गए, होल्डिंग पेरेंट, अब्बा जी के ऊपर अब्बा जी आगे बड़े वाले, वो क्या आगे? होल्डिंग कंपनी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो H है ये ना सिर्फ इसकी होल्डिंग है बल्कि इसकी भी होल्डिंग है, क्योंकि हमने पीछे यही पढ़ा है कि भाई अगर एक सब्सिडरी आगे किसी कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है तो अगली सब्सिडरी भी पहले वाली कंपनी की क्या बन जाएगी? सब्सिडरी बन जाएगी, और पहली कंपनी उसकी क्या बन जाएगी? होल्डिंग। ये आगे जितना मर्जी चलाते जाओ आप, ये देखो हमने इतनी बड़ी लाइन चलाई है, ये कंपनी भी इसकी सब्सिडरी है, ये कंपनी भी इसकी सब्सिडरी है, ये इसकी सब्सिडरी है, ये इसकी भी सब्सिडरी है, इसकी भी सब्सिडरी, मतलब जो भी ऊपर वाला बंदा है ना वो अपने से नीचे तमाम लोगों का क्या हो जाता है? होल्डिंग या पेरेंट बन जाता है। ओके हो गया भाई, चलें जी, एक नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज डिस्कस करने हैं हमने। होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड से मुराद क्या है?
सिंपल इंग्लिश की टर्म है कि भाई पूरे का पूरा ही ऑन कर लिया, तुम सिर्फ मेरे हो, ठीक है। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कहती है कि भाई तुम सिर्फ मेरे हो और तुम पे सिर्फ मेरा इख्तियार है, तुम किसी और के पास नहीं जा सकते, 100% ओनरशिप मेरी है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी, आपकी वो बन जाएगी और आप उसके होली ओन्ड पेरेंट बन जाएंगे या होल्डिंग बन जाएंगे। होली ओन्ड सब्सिडरी और a company shall be deemed to be a wholly owned subsidiary of another company or the statutory body। इसका मतलब है कि आप wholly owned statutory body के भी हो सकते हो, ठीक है। wholly owned आप किसके हो सकते हो, statutory body के भी हो सकते हो और किसी कंपनी के भी हो सकते हो। if all its shares are owned by that other company or the statutory body, अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी इसके तमाम शेयर्स ऑन कर रही है या कोई और कंपनी, सिंपल कंपनी, ठीक है, वो इसके तमाम शेयर्स ऑन, फॉरेन कंपनी को नहीं बीच में वो ला रहा है, देखें कंपनी डेफिनेशन वाली वही जो कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ के मुताबिक बनी। फॉरेन कंपनी इधर लिख लें नीचे कि फॉरेन कंपनी अगर किसी कंपनी के तमाम शेयर्स ऑन करे तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी उसकी नहीं बनेगी, ठीक है। होली ओन्ड सब्सिडरी बनाने के लिए ज़रूरी है कि होल्डिंग कंपनी कौन हो, कोई कंपनी हो या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगी उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी। एग्जांपल ले लें, एबीसी लिमिटेड कंपनी है भाई, ओन्स 100% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स लेती है, तो हमें तो वैसे ही पता है कि भाई 50% से ज़्यादा तो सब्सिडरी बन जाती है, 100 पूरा ही हो गया तो होल हो गया, ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरीज होगी। अच्छा जी प्रैक्टिस क्वेश्चन, होपफुली ये समझ आ गई आप लोगों को कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या है, सही है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। उसने देखें सिंपल सा बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आपको पूछ ली है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, तो आपने सिंपल बता देना है कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद हर कंपनी जो कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर हुई है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। हर वो कंपनी जो पाकिस्तान से आउटसाइड रजिस्टर हुई है लेकिन पाकिस्तान में काम करती है, और हर वो कंपनी या वो बिजनेस जिसका स्टैट्यूट, जिसका आइन उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहता है, वो भी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन साथ ही आपने इसकी एक्सेप्शंस भी बता देनी है कि भाईजान दो एक्सेप्शंस भी हैं। कौन सी है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अंडर रजिस्टर हो उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, या कोई भी फॉरेन कंपनी या कोई आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको फेडरल गवर्नमेंट कह दे या उसका कोई मिनिस्टर कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, उसको बॉडी कॉर्पोरेट हम नहीं मानेंगे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर कंपनी को नहीं कह सकता कि डेफिनेशन में से निकालो बॉडी कॉर्पोरेट की, ये आपको याद है, सही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे आ जाए भाई, ये ज़रा करें साथ साथ। A secretary has recently joined ABC Private Limited। सेक्रेटरीज का आपको पता है इनका काम होता है कंप्लायंस को देखना, रूल्स रेगुलेशन लॉज के साथ कंपनी चल रही है कि नहीं ये देखना। She informed the CEO that the membership of the company has crossed the maximum number provided under the Companies Act। ओहो, उसने कहा कि भाईजान कंपनी का नाम क्या, ABC ब्रैकेट में क्या है, प्राइवेट, तो फौरन आपके माइंड में 3 चीज़ें आ गई, फौरन दिमाग में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। क्या है डेफिनेशन, पहले नंबर पे क्या है कि भाईजान ये इसके शेयर्स को ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मना नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी क्या है कि जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर ही नहीं सकते, ना डिबेंचर्स ऑफर कर सकते। तीसरे नंबर पे क्या है कि भाई 2 से लेकर 50 तक बंदे रहेंगे। अब आपने डेफिनेशन माइंड में आ गई और आपने देखा कि भाईजान रेलिवेंट बात यहाँ पे कौन सी, बंदों वाली बात है, बाकी 2 चीज़ें नहीं डिस्कस हो रही, बंदों वाली बात डिस्कस हो रही। तो आपने जब इसकी लीगल प्रोविजन लिखनी है तो पहले आपने क्या लिखना है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2017 अ प्राइवेट कंपनी is a company which by its articles limits the number of its members to 50, ठीक है, 50 तक रखती है। ये आपने रेलेवेंट बात कर दी है। ओके जी, आप देख लेते हैं। उसने भाई फ़ौरन आके, वो नई नई बेचारी आई है, उसने वो घबरा गई, उसने कहा जी 52 बंदे हो गए हैं हमारे, ये तो मसला हो गया है, हम तो कंपनीज एक्ट की नॉन कंप्लाइंस में आ गए हैं, वो SECP आएगा, जुर्माने लगा देगा, उठा कर ले जाएगा, ये मसले हो जाएंगे, ठीक है। उसने कहा कि CEO ने कहा कि चलो यार वो डाटा तो लेकर आओ ना सामने, कौन कौन से बंदे हैं। उसने कहा कि भाई 14 कॉर्पोरेट मेंबर्स है। कॉर्पोरेट मेंबर से मुराद क्या है, बताएं ज़रा, कॉर्पोरेट मेंबर्स कौन हो सकते हैं। देखो 3 ही तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर हैं पाकिस्तान में, चौथा कोई नहीं है। सोल, पार्टनरशिप्स, ठीक है, और आपकी क्या होगी, कंपनी होगी। अच्छा, सोल को उसने नीचे अलग से लिख दिया, इंडिविजुअल्स मतलब इंसान जो होगी इंडिविजुअल। कॉर्पोरेट मेंबर्स पर क्या पार्टनरशिप किसी कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है। बिजनेस लॉ वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बीच में आ गया, वैसे हमने इधर फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है।
क्या पार्टनरशिप्स हो सकती? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की अलग से एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं है। वो तो तमाम पार्टनर्स को हम कहते हैं यार ये अजमल, अली, फ़हद, मुस्तफ़ा, ये हमने 4 बंदों को बुलाना है, हम सीधा करें फर्म इधर आओ, तो वो सारे भाग के आए थे। सिर्फ इस हद तक उसका नाम फर्म है, अदरवाइज़ उनकी अलग से फर्म की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पार्टनर्स ही होते हैं। ठीक है, कंपनी की लेकिन अलग एग्जिस्टेंस। इसका मतलब कॉर्पोरेट मेंबर से मुराद चाहे आप लिख लें साल कि कंपनीज इसकी मेंबर्स है। क्या कंपनी किसी और कंपनी की मेंबर या शेयर होल्डर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। उसने कहा भाई 14 मेंबर्स तो कंपनीज हैं हमारी, 34 हमारे पास इंडिविजुअल्स भी हैं, 34 इंसान भी हैं जिनके पास कोई ना कोई शेयर्स हैं, ये हो गए 48। और उसने कहा जॉइंट शेयर होल्डिंग भी है, 3 मिलियन जो शेयर्स हैं ना हमारे, 30 लाख शेयर्स हैं, 4 बंदे जॉइंटली उसको ओन कर रहे हैं। तो ये कितने हो गए भाई हमारे? 14, 34 और 4 52 हो गए। और हमारे आर्टिकल्स क्या कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 50। तो सर ये तो हो गया फड्डा, मैं तो घबरा गई हूँ, मेरे तो जूस शूस मुझे पिलाएं और ये क्लियर करें मामला। तो सीईओ ने कहा कि भाई देखो, बात सुनो, रुको ज़रा, सब्र करो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जॉइंटली चाहे 4 क्या 40 बंदे भी हों तो वो कितने कंसिडर होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात डिस्कस की है कि अगर किसी के पास जॉइंट शेयर होल्डिंग है, ठीक है, तो वो 30 लाख शेयर्स की 4 बंदों के पास शेयर होल्डिंग है, वो चारों के चारों ही ओनर्स हैं, चारों के उतना ही इख्तियार है जितना किसी एक का है। बात आ रही समझ? कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता यार 30 लाख को 4 पे डिवाइड करें तो 7.5 लाख आई बिलीव इतना तकरीबन ये मेरे हैं, मैं इसको साइड पे, नहीं, वो कहते हैं भाई चारों के ही इकट्ठे एक ही तरफ जाओगे सारे। बात आ रही समझ? तो जॉइंटली ऑन का मतलब है 4 हों, 10 हों, 12 हों, 15 हों, 20 हों, 50 हों। अगर जॉइंटली ऑन है तो दे विल बी कंसिडर्ड 1, एक कंसिडर होंगे। तो कितने हो गए? 14 और 34 कितने हैं? 48 और एक कितना हो गया? 49। इसका मतलब है कि असल में बंदे हैं 49, वो बस बेचारी घबरा गई। ठीक है, तो इसका ज़रा जवाब आप लोगों ने देख लेना है। वही उसने कहा डेफिनेशन के मुताबिक ये सीन होता है 50 तक, लेकिन इन कंप्यूटिंग दिस नंबर दोज हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एक तो ये बता दो ना कि एम्प्लॉयमेंट वाले निकाल दो इधर, वैसे ऊपर एम्प्लॉयमेंट। अगर इसको आई कैप थोड़ा मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाना चाहता तो ये कह सकता था कि ये एम्प्लॉयज़ 5 हैं, ठीक है, वो भी ऐड कर लो बीच में, तो 57 का तो आपने और थोड़ा सा हाथ पाँव फूल जाना। भाई एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का अगर वो लिखेगा कि नहीं मेंबर एम्प्लॉय है या शेयर होल्डर एम्प्लॉय, फिर मसला है कि वो शेयर होल्डर में काउंट होगा, अदरवाइज हर एम्प्लॉय शेयर होल्डर थोड़ी है आपका। सही है, तो अगर एम्प्लॉय सिर्फ लिखा हुआ है उसको आपने मेंबर नहीं समझना, अगर उसको मेंबर कहेगा साथ फिर इसको मेंबर समझना है। ओके जी। मोर ओवर वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, ये आप लोगों को लीगल प्रोविजन पता है ये वाली कि अगर उनके पास शेयर्स जॉइंटली हो तो वो एक कंसिडर होता है। ये आपने सारी लीगल प्रोविजन बता दी है। अब आपने नीचे लिखना है देयरफॉर इन द गिवन सिनेरियो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टर्न्स आउट टू बी 49 रादर देन 52। इसलिए भाई कोई मसला नहीं है, चिल हो जाओ, इसको जूस पिलाओ और जॉब से भी निकाल दो। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे आ जाए। कागान रेशम लिमिटेड माशाल्लाह KRL holds 60% shares out of total paid up capital of another public company named नारान सिल्क लिमिटेड। अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक कंपनी है KRL, इसके पास नारान सिल्क लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं? 60%। तो क्या हो गया भाइयों, क्या ये इसकी सब्सिडरी बन गई? NSL इज सब्सिडरी ऑफ KRL, KRL इज होल्डिंग ऑफ NSL। ठीक है, ये हमने लीगल प्रोविजन के साथ बता सकते हैं। अभी आगे देखते हैं कि मामला क्या है। NSL फर्दर ओन्स 14% शेयर्स ऑफ ठंडियानी आइसक्रीम लिमिटेड। ओके, NSL ये सारे वो क्या रेशमी कह रही है, सॉरी, शुमाली इलाकों के वो नॉर्दर्न एरियाज़ का बता रहे हैं। NSL ने भाई मज़ीद आगे कोई ठंडियानी आइस लिमिटेड, ठंडियानी TIL के अंदर NSL के कितने परसेंट है जी? 14% शेयर्स हैं। ओके, अच्छा, जब भी ये पेरेंट सब्सिडरी वगैरह का आएगा ना, आपने कोई बना के फिर करना है, वरना दिमाग इतना मुझे पता है आप लोगों का, तो तसल्ली से नहीं होना। अच्छा, NSL हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अदर शेयर होल्डर्स ऑफ TIL। NSL ने भाई TIL के जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं, मतलब 86% जो बचते हैं, 86%, उनके साथ मिलकर उन्होंने कहा कि भाईजान TIL के 4 आउट ऑफ 7 डायरेक्टर्स मैं चूज़ किया करूँगा। ठीक है, मैं से मुराद क्या है? NSL।
NSL के पास TIL के 14, पहले तो भी बताएं NSL KRL की क्या है, सब्सिडरी है, KRL NSL की क्या है, होल्डिंग है। ठीक है, ये आपने सिंपल डेफिनेशन बता दी। फिर आप नीचे गए जी, आपने कहा कि NSL के TIL के अंदर 14% सिर्फ शेयर्स हैं, तो क्या 14% शेयर्स की बेस पे TIL NSL की सब्सिडरी बन गई? बिल्कुल नहीं बनेगी। शेयर्स की बात की है तो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन साथ ही दूसरी बात यह है कि NSL ने पता नहीं कौन सी कहानी डाली कि आपको पता है कि फॉर्म 47 के मुताबिक फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इन्होंने भाई कोई कहानी डाली है, उन्हें कहा कि भाई हैं तो हमारे पास 14 सीटें, लेकिन ऐसे कुछ करते हैं, गेम डालते हैं कि भाई 7 में से 4 जो डायरेक्टर्स हैं वो हम चूज़ किया करेंगे आपके। अब आ जाए ज़रा सब्सिडरी की डेफिनेशन में। सब्सिडरी की डेफिनेशन में 2 चीज़ें आती हैं, एक है कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड से मुराद क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अगर ये कोई कंपनी चूज करती है, इसका मतलब वो कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन को, तो मेजॉरिटी तो होगी ना 4 में से 7 में से 4, तो भाई TIL क्या बन गई, इसकी सब्सिडरी बन गई। अब क्योंकि TIL NSL की सब्सिडरी बन गई, तो और NSL सब्सिडरी है KRL की, तो हम कह सकते हैं कि TIL इज सब्सिडरी ऑफ NSL एंड KRL इज होल्डिंग ऑफ NSL एंड TIL while NSL is holding of TIL। ओके होगी बात, समझ आ गई है? चलें जी, इसका देख लेते। उसने कहा एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप्स। ओके, KRL इज द होल्डिंग ऑफ, ये वैसे उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया, आपने पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है कि सब्सिडरी बनती कैसे। दोनों डेफिनेशन लिख दें, सिंपल लिख दी है डेफिनेशन। अब आगे आपने चले जाना है, दोनों से मुराद है कंपोजिशन वाली और वोटिंग पावर वाली। आपने लिखा है KRL इज द होल्डिंग ऑफ NSL एज KRL होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स ऑफ NSL। ये तो बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। फिर आपने लिखा है NSL इज द होल्डिंग ऑफ TIL एज NSL कैन अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ शेयर्स एंड हेंस कंट्रोल द कंपोजिशन। हमने कहा कि भाई NSL TIL की सब्सिडरी है, सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी KRL इज ऑल्सो द होल्डिंग कंपनी ऑफ TIL इनडायरेक्टली। ओके हो गया जवाब? चलें जी, बेहतरीन। लास्ट एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 आपका। सिंपल सी बात उसने कर दी, उसने कहा कि ML मास्टर्स लिमिटेड हैज़ मेड एक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अब्बास लिमिटेड इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट। उसने कोई एक्विटी इन्वेस्टमेंट से कोई शेयर्स खरीदे हैं अब्बास लिमिटेड के, इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस ML मे क्लासीफाई AL एज इट्स सब्सिडरी। AL कौन सी 2 सिचुएशंस में ML की सब्सिडरी बनेगी, बता दें भाई। कंपोजिशन कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, सही है। अगर जो है ML AL के बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करेगी, और आगे लिख भी दें इससे मुराद क्या है कि ML AL के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करती है, ठीक है, या उनको रिमूव करने का इख्तियार रखती है। दूसरे नंबर पे क्या है कि ML एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ इट्स वोटिंग पावर्स ऑन AL, सही है। तो फिर भी क्या बन जाएगी आपका, वो सब्सिडरी बन जाएगी, चाहे वो डायरेक्टली कंट्रोल करे चाहे वो इनडायरेक्ट कंट्रोल करे। तो भाइयों और बहनों, ये आपका आज का हो गया, छोटा सा लेक्चर था। क्वेश्चंस आप लोगों ने कोशिश कीजिएगा कि कोई एक आधा सवाल ना, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है कागान रेशम लिमिटेड वाला, वैसे न्यू बुक्स भी आ जाएंगी तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। लॉ चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन वो आई क्या फिर कुछ क्वेश्चंस डाल सकता है, देखते हैं अगर बुक आती है तो, ना आई तो फिर यही है। तो भाई KRL वाला क्वेश्चन ये आप लोगों ने प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो इसका सोल्यूशन है ना, इसने डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दिया है, आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है। लीगल प्रोविजन क्या है, जो नीचे वाले सवाल के अंदर लिखा हुआ है वो लीगल प्रोविजन सिंपल कि सब्सिडरी कब बनती है, ठीक है जी। तो ये था जी आपका आज का, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।